नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काव्य सौंदर्य के विषय में। काव्य सौंदर्य को अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूपों में पूछा जाता है। कहीं काव्य सौंदर्य के बारे में, कभी भाव पक्ष, भाव सौंदर्य के बारे में या कभी कला या शिल्प सौंदर्य के बारे में। लेकिन जब भी हम काव्य सौंदर्य के प्रश्न का उत्तर दें, हमें अपने पहला सोपान बढ़ाना होगा काव्य सौंदर्य के दो भागों में, एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष। भाव पक्ष जो उस कविता या उस पंक्ति का भाव है, हमें उसके भाव से संबंधित क्या जानकारी है, इसमें पूर्व ज्ञान आधारित होता है, जिसमें हम रस की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि रस हमारी अनुभूति पर टिका है। हमने क्या उस पंक्ति में, उस कविता में अनुभव किया, वो उसके भाव सौंदर्य का प्रमुख बिंदु बनेगा, जिसे हम भाव की सुंदरता, भाव सौंदर्य या रस की अनुभूति दे सकते हैं। रसों की गिनती हम सभी जानते हैं कि रस नवरस थे, लेकिन बाद में उसमें दो रस और जोड़ दिए गए। उनमें वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति, वात्सल्य, इन सभी को शामिल किया जाता है। रस श्रृंगार रस रसराज के नाम से जाना जाता है। केवल यही है जिसके दो बिंदु होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के मिलने का या किसी वस्तु की सुंदरता का वर्णन किया जाता है, वो कहलाता है संयोग श्रृंगार। और जहाँ नायक नायिका के अलग होने का या उनके बिछुड़ जाने का वर्णन किया जाए, वो विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जोश का भाव जागृत करने वाला वीर रस, शांत रस जिसमें वैराग्य का भाव जागृत होता है, जिसमें हम राम का वर्णन जब भी पढ़ते हैं तो अधिकांशतया शांत रस की अनुभूति की जाती है। इसके अलावा अद्भुत रस, हास्य रस, हंसी की बात की जाए तो हास्य रस, दया, करुणा, सहानुभूति की तो करुण रस हो जाता है। कहीं कहीं हमें घृणा या जुगुप्सा का भाव अनुभव हो तो विभत्स रस, क्रोध का, शिव तांडव का रौद्र रस की अनुभूति करवाता है। डर, भयानक रस और इसके अतिरिक्त हमें भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति का भाव जागृत हो तो भक्ति रस, और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। रस के पश्चात अब हम आते हैं भाव सौंदर्य से दूसरे पक्ष पर, शिल्प पक्ष, जो कि बनावट के आधार पर होता है। जैसा हम जानते हैं कि मकान, घर कब बनता है, जब उसमें रहने वाले लोग हों। उसी प्रकार एक कविता में हमने आत्मा की बात की, भाव की बात की, लेकिन उसकी बनावट के बारे में रहे। इसे हम बाद में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत से बिंदु आते हैं। इसमें हम प्रारंभिक तौर पर लगभग 10 बिंदु ले सकते हैं, जिसका पहला बिंदु है भाषा। यदि हमने उस कविता या काव्य पंक्ति की भाषा का अनुभव नहीं किया या भाषा के विषय में नहीं बताया, तो हमारा प्रश्न ही अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि कौन सी भाषा है, यह किस भाषा में लिखा गया है। भाषा खड़ी बोली हो सकती है, अवधी हो सकती है, आप सधुकड़ी भाषा हो सकती है। तो ये अलग-अलग कवियों की अलग-अलग कालों के अनुसार अलग-अलग भाषा है। भाषा के पश्चात भाषा की सुंदरता के बारे में, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दावली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, सामासिक पदावली या लोकोक्ति मुहावरों से युक्त शब्द भाषा की विशेषता आती है। फिर शैली। शैली कहने वाले का अपना तरीका है, जिसमें एक पंक्ति में, एक कविता में एक से अधिक शैली हो सकती है, चाहे वो आत्मकथात्मक हो, चित्रात्मक हो, बिंबात्मक हो या व्यंग्यात्मक शैली हो। अलग अलग शैली हम देखते हैं। जैसे भक्ति काल के कवियों की शैली, गेय शैली आती ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी मन की बातें गाकर बताई हैं। और इसी तरीके से हम शैलियों का निर्धारण करते हुए उसे भी अपने शामिल करेंगे। फिर आता है शब्द शक्ति की बात। शब्द शक्ति 3 प्रकार की है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति किसी भी बात को बिल्कुल सीधे तौर पर अर्थ प्रकट करे, सभी लोगों का एक ही मीनिंग निकले, एक ही अर्थ ग्रहण किया जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति है, जो वाक्य, शब्द, कविता, इनका साधारण अर्थ देती है, मुख्यार्थ देती है। और जब कभी अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त होने वाले अर्थ में कोई कमी लगती है या हम उसके द्वारा कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन
शर्त यह है कि लक्षणा शब्द शक्ति में अर्थ सभी का एक ही निकलेगा, भले ही वो बात घुमाकर कही जाए। तो लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ के रूप में हम सभी एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन इसको कभी कभी परंपरागत अर्थ ग्रहण करने के लिए या कभी प्रयोजन पूर्वक कोई बात कहने के लिए निकाला जाता है। शब्द शक्ति के तीसरे बिंदु पर व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें व्यक्ति एक कहेगा, अलग स्थिति में कहेगा, या अलग अलग लोग एक समय पर कहेंगे, सबका अर्थ अलग लिया जाएगा। सुनने वाले अलग हो तब भी अलग अर्थ लिया जाता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति शब्द या वाक्य के व्यंजित अर्थ को अभिव्यक्त करती है। शब्द शक्ति के बिंदु के पश्चात हम भाषा भाव सौंदर्य में आते हैं। अलग रीति, गुण, वृत्ति, तो ये तीन चीज कई बार प्रारंभिक स्तर पर नहीं पूछे जाते, लेकिन काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमें इन्हें शामिल करना चाहिए। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनकी बहुत ज्यादा जानकारी गहराई से नहीं दी जा रही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं मांगे जाते। विद्यालय स्तर पर हमें केवल इसकी प्रारंभिक जानकारी होने से काम चलता है। जहां वीरता की बात की जाए, ओज गुण, उसमें परुषा वृत्ति होती है, क्योंकि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ गौड़ प्रदेश के लोगों के द्वारा काम में ली जाने के कारण गौड़ी रीति। इसके पश्चात हम माधुर्य गुण की बात करते हैं, जहां कविता को केवल पढ़ा, अच्छा लगा, मधुरता की अनुभूति हुई, माधुर्य गुण। इसमें उपनागरिका वृत्ति और साधारणतः इसमें वैदर्भी रीति मानी जाती है। इसके पश्चात बात आती है प्रसाद गुण। जिस प्रकार हम प्रसाद शब्द का अर्थ लेते हैं, यहां भी वही है। काव्य के तीसरे गुण का नाम आता है प्रसाद गुण, जिसमें काव्य से हमें नीति नियमों के विषय में या अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जिसमें प्रसाद गुण होता है। लेकिन प्रसाद गुण के साथ एक चीज है कि इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, समझने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। कोमलावृत्ति और साधारण इसमें पांचाली रीति है। इसके पश्चात बात करते हैं छंद। अलग अलग लोगों के द्वारा छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भक्तिकालीन कवियों का नाम प्रमुख आता है, कई बार मुक्त छंद का प्रयोग भी देखते हैं। तो हमें काव्य पंक्ति या कविता के अनुसार उसके छंद को निर्धारित करना होगा। इसके बाद अलंकारिकता पर हम ध्यान देते हैं। अलंकार कौन कौन से हैं? शब्दालंकार में, अर्थालंकार में हमने अलग अलग सीखे हैं। उनमें हम जो भी पंक्ति में अलंकार मिलते हैं उनके बारे में बताते हैं, चाहे वो शब्दालंकार के 5 भेद, जिनमें पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास हो, या अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभाव आदि। इसके पश्चात हम बात करते हैं बिंब। बिंब अंतिम इसलिए कि इसमें बिंबात्मक शैली को भी धारण कर लिया जाता है। बिंब जब चित्रात्मक रूप से अपनी बात कहने के पश्चात भी कुछ रह जाए, जब अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसे समझना पड़े, तो वहां बिंबात्मक शैली होती है। और वही बिंब काव्य सौंदर्य का अंतिम पड़ाव भी हम मान सकते हैं, है नहीं, क्योंकि कविता की सुंदरता में बहुत से बिंदु आ सकते हैं। बिंब अपने अलग छवि प्रकट करते हैं, इनमें श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब, दृश्य बिंब, चाक्षुष बिंब आदि को शामिल किया जाता है। तो ये थी काव्य सौंदर्य की प्रारंभिक अलग अलग स्तर पर काम में आने वाली जानकारी। धन्यवाद। इसी प्रकार अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।